हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स। और इस कोर्स के तहत हम लोगों ने जो चीज़ स्टार्ट की है, हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो टेक्स्ट बुक क्लास 11th की है उसको लेकर। और अभी तक इस बुक के 4 चैप्टर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछला चैप्टर था दैट इज चैप्टर 4 ऑन पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर जो चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट पार्ट में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं कहूँगा कि आसान चैप्टर भी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसको समझने में तकलीफ नहीं होगी। हम लोग इसकी जल्दी से रीडिंग करते चलेंगे और जहाँ पर भी कोई कंसेप्ट वगैरह हमें लगेगा कि समझाने लायक है ज़्यादा, वहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। अदरवाइज चैप्टर मैं कहूँगा कि बेहद आसान है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, समझना चीज़ों को जो है वो ज़रूरी है, स्किप नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक 4 चैप्टर इस कोर्स के हो चुके हैं, इस बुक के हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये कोर्स कैसा लग रहा है, ये जो पढ़ाया हुआ है मेरे द्वारा किस तरीके का लग रहा है, पसंद आ रहा है, या किसी और तरीके से चीज़ों को करने की आवश्यकता आप लोगों को महसूस हो रही है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी भी अगर आप लोगों के कोई सुझाव है, कोई आप लोग और बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट है तो वो भी ज़रूर बताएं। और बाकी कम से कम 10 लोगों को कंटेंट जो है वो ज़रूर शेयर करें वीडियो का। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला है कि कम से कम 10 लोगों में जो है वो चीज़ों को ज़रूर शेयर करें। और बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को भी धीमे धीमे पता लगेगा कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो आप लोगों के काम की भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आप लोगों से फिर से मैं एक अपील करूंगा कि हमारा जो ये मिशन है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना आप सभी लोगों के लिए, तो इसके तहत आप हमारा साथ दीजिए। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इसमें अपना जितना भी योगदान हो सकता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, प्लीज़ इसमें कीजिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर है। बाकी यूपीआई आईडी की ज़रूरत अगर किसी को महसूस होती है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ इस मिशन में आप अपना जो साथ है वो हमारे साथ बनाए रखिए, हमारा सपोर्ट इसमें ज़रूर कीजिए। इसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और भी नए नए कोर्सेज़ आएंगे, साथ में क्विजेज़, नोट्स, सब कुछ आप लोगों को मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस मिशन में इसको थोड़ा सा इसकी एक गंभीरता को समझिए, सीरियसनेस को समझिए, और प्लीज़ थोड़ा सा इसमें हमारा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया यहाँ से कि थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज़ मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता का विकास हुआ है या जो मानवता इवॉल्व हुई है, उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। परहैप्स इट इज़ मेन्स कैपेसिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज which he has been doing through conversation, through songs and through elaborate lectures, ठीक है। ये मेंस की, आदमी की कैपेसिटी है क्या करने की, कि नॉलेज को स्टोर करने की और ट्रांसमिट करने की। जो वो कैसे करता है, कन्वर्जेशन के थ्रू, जब आपस में बातें करता है तब, या फिर गानों के थ्रू, या फिर कोई जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू। बट मैन soon found out that we need a good deal of training and skill to do things efficiently, ठीक है। यानी कि आदमी को बहुत जल्द ये पता लग गया कि उसको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छे स्किल की ज़रूरत है, अच्छे कौशल की ज़रूरत है, सारी चीज़ें एफिशिएंटली करने के लिए। We know that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या जो एजुकेटेड होगा, उसका क्या कह सकते हैं कि जो उसका लेबर है, यानी कि जो उसका श्रम है, जो लेबर स्किल है, मतलब लेबर स्किल का मतलब आप इसको यहाँ पर फिजिकल लेबर मत समझिए। जो बंदा पढ़ा लिखा है उसका जो मेंटल लेबर होगा वो भी एक तरीके से लेबर ही है, उसका स्किल है, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, उसका जो लेबर स्किल है वो ज़्यादा होगा देन दी अनएजुकेटेड पर्सन। और इसी वजह से क्या है कि उसकी जो इनकम वगैरह है, ठीक है, जो फॉर्मर है उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा होगी लेटर वाले से, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके मुकाबले।
और जो उसका कंट्रीब्यूशन है किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ में या आर्थिक विकास में जो उसका योगदान है वो भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके पास स्किल्स ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट ले सकता है। जो एजुकेशन जिसके पास है ही नहीं वो क्या एक्टिविटीज ज्यादा कर पाएगा, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ फिजिकल लेबर वगैरह वाला काम कर सकता है, अदरवाइज मेंटल काम वो जो है मेंटल लेबर वाला वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन द पीपल बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट्स। क्या है, देखिए यहां पर ये बोला गया है कि एजुकेशन को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि उसकी वजह से सिर्फ अर्निंग ज्यादा होगी, यानी कि लोगों की स्किल बढ़ेगी और अर्निंग ज्यादा होगी, कमाई ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इसके कुछ और फायदे भी हैं। देखिए क्या है, इट गिव्स वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसका समाज में एक ओहदा होगा, एक स्तर अलग होगा और वो गर्व महसूस भी करेगा। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। वो अपने लाइफ को लेकर बेहतर चॉइस कर सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी सोसाइटी। उससे क्या है कि जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको समझने की भी उसके पास क्या होगी, नॉलेज होगी, जानकारी होगी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस। इससे क्या होगा कि जो इनोवेशंस हैं, जो नए नए चीजें बनाने की या उसको किस तरीके से नया नया तरीके को इंप्लीमेंट करना है किसी भी चीज को लेकर, वो भी जो चीजें हैं, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उससे ये चीजों को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये बेटर चॉइसेस इन लाइफ का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बात आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके पास बेटर चॉइसेस इन लाइफ कैसे होगी। जैसे मान लीजिए जो लोग अगर हमारा कोर्स फॉलो कर रहे थे क्लास 12th ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था, जो हमारी दोनों बुक है उन दोनों में, यानी कि एक तो बुक थी हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो क्लास 12th है, और दूसरी जो क्लास 12th की ही दूसरी बुक है दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। उन दोनों बुक्स में एक एक चैप्टर है दैट इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को लेकर। वहां पर हमने ये सबसे जरूरी कंसेप्ट पढ़ा था और समझा था बड़े अच्छे तरीके से कि जिसके पास शिक्षा नहीं है, यानी कि जो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास अपनी लाइफ को लेकर चॉइस करने की फ्रीडम नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपने भविष्य के बारे में निर्धारित चीज़ों को नहीं कर सकता कि वो आगे जाके क्या बनेगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल है ही नहीं कि वो चीज़ों को चूज कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एजुकेशन अगर है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास फ्रीडम है टू चूज और टू हैव और टू मेक अ बेटर चॉइस इन योर लाइफ, ठीक है। आगे देखिए, मोर ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर आप किसी फर्म वगैरह में काम करते हैं और अगर आप एजुकेटेड हैं तो उस फर्म वाला क्या हो पाएगा, वो व्यक्ति जो है वो बेटर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर तो वो खुद होगा, जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके पास बेटर स्किल्स हैं, तो कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज अगर वो करने की सोचता है तो वो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट्स हैव स्ट्रेस्ड द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन अ नेशन एज इट एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ने भी, जो आर्थिक जानकार हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा के जो अवसर हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए देश में, ताकि उससे क्या है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो विकास के प्रोसेस है, वो चीज उनमें तेजी लाई जा सके, उनमें एक्सेलरेशन लाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे अब हम समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। हम बात तो कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, लेकिन पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। देखिए, जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज, सिमिलरली इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि नर्सेज, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। तो आप समझ गए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो है, वो तो रिसोर्स है, अगर उसको हम बाद में पढ़ा लिखा के इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी अगर इस तरीके का बनाते हैं विच इज मोर वैल्यू एडेड, जिसमें वैल्यू ऐड की गई है, और वो आप एक तरीके से कहें कि समाज के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर कोई खाली स्टूडेंट है तो वो समाज के लिए उतना ज्यादा उसका योगदान नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ लिख के आगे जाके इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है,
ठीक है, या कुछ भी इस तरीके के प्रोफेशन में जाता है, तो उससे क्या है कि वो अपना भला तो कर ही रहा है, पैसे कमा रहा है, उससे उसकी अपनी जिंदगी तो बेहतर हो ही रही है, और साथ ही साथ वो समाज का भी जो है, सोसाइटी का भी जो है वो भला कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए ह्यूमन कैपिटल क्या है। चलिए आगे देखते हैं। सोसाइटीज नीड सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो यह है कि सोसाइटी को, समाज को ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता है इन द फॉर्म ऑफ कंपिटेंट पीपल हु हैव देमसेल्व्स बीन एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एज प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। तो पहले तो इनकी जरूरत है, प्रोफेसर्स की या अदर प्रोफेशनल्स की। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है कि आगे जाके और लोगों को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें जैसे डॉक्टर किसी को बनाना है या इंजीनियर हमें किसी को बनाना है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को, तो पहले उसको पढ़ाने के लिए उस तरीके के प्रोफेसर्स, उस तरीके के प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो वो प्रोफेसर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं वो खुद में क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो ह्यूमन कैपिटल है। और जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अभी ह्यूमन रिसोर्स है। उसको हम पढ़ा के अगर बाद में इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं तो वो तब जाके क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ह्यूमन कैपिटल जो आज की डेट में है उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है उनसे हम ह्यूमन कैपिटल को बना सकें ज्यादा से ज्यादा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आज की डेट में कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उनके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ताकि वो क्या है कि वो प्रोफेशनल जो है अभी के टाइम पर जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, कॉलेज की बात करते हैं या स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती है, दे आर द ह्यूमन कैपिटल। और आप लोग जो बच्चे हैं, आप लोग क्या है, आप सबके सब हैं अभी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप लोगों को अगर पढ़ाना है, आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज से अगर ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज वगैरह हैं, आप लोगों के कॉलेज में फैकल्टीज हैं या जैसे आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग हैं, तो इस चीजों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके, और आप लोग जो अभी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आने वाले थोड़े समय के बाद ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आई होप कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को पढ़ने में जो है चैप्टर को और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आप चीजें जो है आई होप की समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर ऑफ व्हाट ह्यूमन कैपिटल मींस बाय पोजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चंस के रूप में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का या मानव पूंजी का सोर्स या स्रोत क्या है, ये बात करेंगे कि कहां से आएगी ह्यूमन कैपिटल। अगला सवाल है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कि क्या ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कोई रिलेशन है। इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक्ड टू मेंस ऑल राउंड डेवलपमेंट, और इज इट और एज इट इज नाउ कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि क्या जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो आदमी की खुद की पूरी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उससे कहीं लिंक है उसका कोई, यानी कि जो मेंस का ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि आप कहें कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इज इट सो? देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिए। यूपीएससी कभी कभी इन तरीके के स्टेटमेंट्स को उठा के, यूपीएससी को बहुत पसंद होती है ऐसी स्टेटमेंट्स, वो इनको एज इट इज उठाता है और आपको एग्जाम में दे देता है इसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, तो सीरियसली होके, सिंसियर होके इन स्टेटमेंट्स को गंभीरता से समझिए। और इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं से भी उठा के आपको इनका क्या करेगा, एक ऐसे लिखने को दे देगा। और क्वेश्चन बिल्कुल यही स्टेटमेंट रहेगी कि इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक्ड विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए, इस तरीके के सवालों के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट रोल कैन दी गवर्नमेंट प्ले इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो काम है उसमें सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, सरकार की भूमिका उस काम में क्या रहेगी। अब एक एक करके इन सवालों को हम लोग समझेंगे, इनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। पहले में है, हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन से ही जो आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्सेज है
वो आगे जाके क्या बन जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल। तो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल, कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, सेहत में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माइग्रेशन, पलायन में, एंड इंफॉर्मेशन आर दी अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब देखिए कि करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है फिर से कि व्हाई डू योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, वो शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च क्यों करते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने इस बात को? चलिए, नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आपको हर शब्द को, हर वाक्य को सोचना तो पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सिर्फ एग्जाम निकालने तक की बात नहीं है, यहां पर आपकी ये जिंदगी का सवाल है। आपको जिंदगी भर इस तरीके के ही हालात में काम करना पड़ेगा जहां पर आपको हर समय चौकन्ना रहना है और हर चीज को समझने की, परखने की शक्ति आप लोगों के पास होनी चाहिए। और वो धीमे धीमे अभी से जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तभी से वो चीजें जो है वो डेवलप होती रहेंगी। वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर होने के बाद जिस दिन आप लोग डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, उस दिन फिर आप गद्दी में बैठ के, अपनी कुर्सी में बैठ के ये सोचेंगे कि अब हमें वो थिंकिंग डेवलप करनी है। वो ओवरनाइट नहीं होगी, ठीक है? तो बातों को थोड़ा सा समझिए गंभीरता से और चीजों को अभी से थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोगों के पेरेंट्स ने, या हमारे पेरेंट्स ने, सभी के पेरेंट्स करते हैं खर्च, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च क्यों किया? देखिए, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर कंपेयर यह किया गया है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति शिक्षा के ऊपर खर्च करता है, वो सेम मोटिव है, उसकी जो उसके पीछे मंशा है वो सेम है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है? वो कंपनी अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च करती है। कैपिटल गुड्स जैसे कंपनी में क्या होता है, मशीनरी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसके ऊपर खर्च क्यों करती है कंपनी? क्योंकि उसको पता होता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में इसी में से क्या बनेगा, प्रॉफिट, ठीक है? तो सिमिलरली एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के पीछे भी यही फायदा है कि ऑब्जेक्टिव यही है ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, ठीक है? तो ये चीज तो आप पहली बात समझ गए कि एजुकेशन में खर्च क्यों किया जाता है या क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है? अगला है एजुकेशन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए तो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट जरूरी है ही है, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ अगर इंडिविजुअल्स हेल्दी होंगे तो पूरा का पूरा नेशन भी हेल्दी होगा, ठीक है? तो इसलिए हेल्थ के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही बेटर नहीं है, बल्कि सारे के सारे देश के लिए, पूरे देश के लिए भी वो बेटर है। कैसे? देखिए, सवाल फिर से पूछा जा रहा है बहुत आसान, हु कैन वर्क बेटर? अच्छा काम कौन कर सकता है? एक सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेहत अच्छी है। A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity, ठीक है? एक बीमार अगर लेबर है जिसके पास मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो काम से दूर होने का या काम से छुट्टी लेने के लिए मजबूर है, ठीक है? तो और अगर वो मजबूर है, वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए शिक्षा के ऊपर तो खर्च करना है ही है, साथ में सेहत के ऊपर भी खर्च करना जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, इसी में दिया गया है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है किसी बीमारी से बचने के लिए पहले से जैसे वैक्सीनेशन वगैरह ली जाती है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब है कि जिस समय आप बीमार हैं उस समय जो आप दवाइयां ले रहे हैं, दैट इज योर क्यूरेटिव मेडिसिन। और एक होता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब है कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी कि सेहत को लेकर अगर आप जागरूकता फैला रहे हैं, अगर आप साक्षरता फैला रहे हैं, तो दैट इज योर सोशल मेडिसिन, ठीक है? एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। क्योंकि इन चीजों में क्या है, पैसा खर्च जो है वो होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की मेडिसिन हो, चाहे वो आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी हो जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इन सब में पैसा जो है वो खर्च होगा, ठीक है? Health expenditure directly increases the supply of healthy labor force and is thus a source of human capital formation। सीधी सी बात है कि अगर
जो सेहत के ऊपर खर्च किया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए अगर पैसा खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो उससे क्या होगा कि लोगों की सेहत अच्छी होगी, और लोगों की सेहत अच्छी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा तेजी से हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि फर्म्स स्पेंड ऑन गिविंग ऑन दी जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स। ये बहुत कॉमन सी चीज है कि कहीं पर भी अगर आप जॉब में जाते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ टाइम की ट्रेनिंग मिलती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें। ठीक है, दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक तो यह है कि दैट वर्कर्स मे बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। ठीक है, यानी कि वहां पर अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसी के अंडर में, उसी के सुपरविजन में ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है, या फिर क्या है कि वर्कर्स को ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। तो दोनों ही तरीके से, जिस भी तरीके से ट्रेनिंग कराई जाएगी, दोनों में ही क्या होना है, खर्चा होना है, कुछ एक्सपेंसेस तो आने ही है। इसलिए फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स ये इंसिस्ट करती हैं दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। तो यहां पर कंसेप्ट आप लोग एक चीज का समझेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में आप लोग जाते हैं तो बॉन्ड साइन कराए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि आप 2 साल के लिए या 1 साल के लिए या 3 साल के लिए जो है इस कंपनी में काम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है, ऐसा क्यों कराया जाता है, इसके पीछे जवाब यहां पर जो है वो दिया गया है। आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको आप समझ सकते हैं कि कंपनी आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च करेगी ट्रेनिंग देने में, आपकी स्किल्स को एनहेंस कर रही है। उसके बाद कंपनी ये चाहती है कि जब आप लोगों की स्किल्स एनहेंस हो गई, जब आप लोगों के ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च कर दिया गया है, तो बदले में आप उस जो स्किल आपका बड़ा है उससे आप कुछ काम ऐसा करके दें, कुछ समय के लिए काम इतना करके दें ताकि कंपनी से उसको जो है, कंपनी को उससे बेनिफिट हो, और इतना बेनिफिट हो कि जितना आपके ऊपर पैसा लगाया गया है, जितना आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो पैसा कंपनी को बेनिफिट के रूप में वापस मिल जाए। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट का फंडा होता है, जो बॉन्ड वगैरह का फंडा होता है, वो यही होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आप लोगों को दे दी और उसके बाद आप लोगों से बोला कि अब आप जा सकते हो, अगर जाना चाहो तो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप लोगों को बाउंडेड, वहां पर बाउंड करके रखा जाता है कि इतने टाइम के लिए आप लोग यहां पर सर्व करोगे, ये मैंडेटरी है। ठीक, आगे देखिए, expenditure regarding on the job training is the source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। ये वही बात है कि जब आपके ऊपर ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया गया है, उसके बाद जो आपकी स्किल्स एनहेंस हुई हैं, तो उससे आप जो काम करके दोगे वो क्या है, वो एक कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि आपके ऊपर जितना पैसा लगाया गया है उसके बदले में आप जो काम करके दोगे उससे कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो ट्रेनिंग है वो एक तरीके से क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट ऑन द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी। ठीक, आगे देखिए, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं माइग्रेशन की भी, ज्योग्राफी में खासकर, कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट मतलब पलायन, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब है कि गांव से लोग शहरों की तरफ को जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए गांव में सबसे पहली चीज आप लोगों को पता है कि रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा, वहां पर हमको पता है कि जो फैमिली साइजेस होते हैं वो भी थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि सभी लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये चीज हमने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस की है। एग्रीकल्चर में मेन एक प्रॉब्लम क्या थी, एग्रीकल्चर में यही मेन प्रॉब्लम थी कि वो हर व्यक्ति की नीड्स को पूरा करने में उससे पर्याप्त पैसा वगैरह जो है वो नहीं निकल पा रहा था। ठीक है ना, ये चीज हम बात कही है पहले। देखिए आगे दिया गया है कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस जैसे कि इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो दूसरे देशों में भी माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज। क्योंकि उनको पता है कि यहां पर उनको ज्यादा पैसा अगर नहीं मिल रहा है अपने देश में, और किसी दूसरे देश में उनको अगर ज्यादा पैसा मिलता है, अगर उनको हायर सैलरी जो है वो ऑफर वहां से की जाती है, तो वो फिर वहां भी माइग्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं। माइग्रेशन इन बोथ these cases involves cost of transport, higher cost of living in the migrated place and psychic cost of living in the strange socio-cultural setup। तो इन सब चीजों में भी पैसा खर्च होगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च होगा। फिर आप जहां पर जाके रह रहे हैं, अब आप अपने घर में रह रहे थे तो ठीक है,
आपका अपना मकान था या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, जो भी था। अब आप अगर किसी दूसरी जगह में जाके रहते हैं तो वहां पर आप रहने के लिए अपना मकान या तो खरीदेंगे या फिर रेंट पे रहेंगे, जैसे भी है, तो उसमें भी क्या होगा, जो कॉस्ट है एक्स्ट्रा वो बढ़ेगी। और वो किस लिए बढ़ी है? माइग्रेशन की वजह से, है ना। और उसके बाद आप किसी नई जगह पे जाके रहते हैं तो वहां के जो सोशियो कल्चरल सेटअप में आपको एडजस्ट होने के लिए उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो उन चीजों से क्या है कि पैसा जो है ओवरऑल ये माइग्रेशन के ही टर्म्स में इसको जोड़ा जाएगा। द एनहेंस्ड अर्निंग्स इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ये कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, अगर उसके वजह से आपको भले ही इनहेंस्ड अर्निंग मिलती भी है, जिस नई जगह पे आप लोग गए हैं, अगर आपको वहां पर ज्यादा सैलरी वगैरह मिलती भी है तो उसका यहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इफेक्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको खर्चा भी जो है नई जगह पे ज्यादा करना पड़ रहा है। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो माइग्रेशन भी इस तरीके से एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। आगे देखिए, people spend to acquire information relating to the labor market and other markets like education and health। ठीक है, लोग किसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं? इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए। किससे संबंधित? लेबर मार्केट से संबंधित या फिर अदर मार्केट जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड एट व्हाट कॉस्ट। क्योंकि ये चीजें की जरूरत लोगों को है, मतलब इस तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है। जैसे आप लोग भी, अगर आप बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भी ये चीजें ढूंढते रहते होंगे कि क्या चीज ऐसी है या क्या जॉब ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जहां ज्यादा सैलरी वगैरह ऑफर होता है ना। और फिर आप अपने स्किल्स के अनुसार उन सैलरीज को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनमें आप अपने रिज्यूमे वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती रहती है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजों के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यही चीज यहां पर बोली गई है। This information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock। तो ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इसी आधार पर करेंगे, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करेंगे। और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जो ह्यूमन कैपिटल एट स्टॉक है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन की जरूरत आप लोगों को होगी। Expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets is also a source of human capital formation। तो ये भी एक तरीके से सोर्स बन जाता है किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, इसके बाद यहां पर दिया गया है, देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द बेस फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल। There are some similarities between the two forms of capital and there are some striking dissimilarities as well। जो फिजिकल कैपिटल होता है और जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उन दोनों के बीच में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, वो हमने थोड़ा सा समझनी है। और इसलिए ये जो बॉक्स में पूरी की पूरी कहानी दी गई है, कहानी क्या है, मतलब ये समझाया गया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इससे हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल को लेकर। ठीक है, देखिए, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions। Decisions regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard। The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investment and then rationally decides which one of the investment should be made। ये physical capital की बात हो रही है कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको ये पता है कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी कैपिटल के ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न पता होता है कि मुझे कितना उससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और उसी डिसीजन को लेने के लिए ये चीज का पता होना जरूरी है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अगर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। The ownership of physical capitals is the outcome of conscious decision of the owner। The physical capital formation is mainly an economic and technical process। ठीक है, a substantial part of the human capital formation takes place in one's life when she or he is unable to decide whether it would maximize her or his earnings। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपकी जिंदगी में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो तभी डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो तभी फॉर्म हो जाता है जब आप लोगों को ये समझ नहीं होती कि क्या इससे आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कैसे? देखिए, चिल्ड्रन आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाय देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। जब आप बचपन में होते हैं तो आप खुद तो ये डिसाइड नहीं करते कि आप किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे,
ठीक है, वो आप लोगों के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो उस समय तो वैसे भी अगर आप लोगों के पास इतनी समझ होती नहीं है कि पढ़ाई करनी क्यों होती है, बचपन में तो ये लगता है कि पढ़ाई से बुरी चीज़ कुछ है नहीं। अगर घर वाले कह रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं, स्कूल में कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना चाहिए, तो बच्चों को ये लगता है कि इससे बुरा काम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ें होती है, ये सभी के साथ होता है। बचपन में आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस की होंगी, हमने भी की है, सब लोग यही महसूस करते हैं, क्योंकि बचपन में इन चीज़ों का महत्व जो है वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो द peers, educators and society influence the decisions regarding human capital investment even at the tertiary level। और tertiary level का मतलब है कॉलेज लेवल पर। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑलरेडी फॉर्म्ड ह्यूमन कैपिटल एट द स्कूल लेवल। अब जो ह्यूमन कैपिटल कॉलेज लेवल पर फॉर्म होगी, ठीक है, वो उस लेवल पर, वो उस पर डिपेंड करेगी कि स्कूल लेवल पर जो ह्यूमन कैपिटल बन चुका है उसके ऊपर। ठीक है, human capital formation is partly a social process and partly a conscious decision of the possessor of the human capital। तो ये दोनों का एक तरीके से आप कहेंगे कि इसमें पार्ट है, एक तो सोशल प्रोसेस का पार्ट है और दूसरा इसमें जो पजेसर है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल को पजेस कर रहा है, जिसकी वो खुद की ह्यूमन कैपिटल है, उसके कॉन्शियस डिसीजन के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यू नो दैट द ओनर ऑफ अ फिजिकल कैपिटल, जैसे कि एक कोई बस है, उसका कोई ओनर है, तो ही नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर इट इज यूज्ड। जहां पर वो बस की जरूरत है, वहां पर अगर कोई बस का ओनर है तो उसको उसकी वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे अगर बस ड्राइवर की बात करें तो हु possesses द नॉलेज एंड एबिलिटी टू ड्राइव द बस शुड बी प्रेजेंट व्हेन द बस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड मटीरियल। तो इसका मतलब क्या है कि जो बस है, बस इज अ फिजिकल कैपिटल, तो बस के मालिक को जिस समय बस को यूज किया जा रहा है तो बस का जो ओनर है उसको वहां पर प्रेजेंट होना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं भी है तो भी बस का काम जो है वो किया जा सकता है, बस उस समय चल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ हम बात करें बस ड्राइवर की, बस ड्राइवर क्या है, बस ड्राइवर इज अ ह्यूमन कैपिटल। तो बस को अगर चलाना है तो बस ड्राइवर का वहां पर प्रेजेंट होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। आगे देखिए, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। फिजिकल कमोडिटी या जो फिजिकल कैपिटल है उसको टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेचा जा सकता है किसी भी और कमोडिटी की तरह। लेकिन ह्यूमन कैपिटल तो इंटेंजिबल है। ठीक है, इट इज एंडोजीनियसली बिल्ड इन दी बॉडी एंड माइंड ऑफ द ओनर। एंडोजीनियसली का मतलब होता है विद इन दी बॉडी एंड माइंड ऑफ द ओनर। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखें। Only the services of the human capital are sold and hence there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in the place of production। ठीक है, तो डायरेक्टली जो ह्यूमन कैपिटल है उसको मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उससे जो सर्विसेज निकल के आएंगी उनको मार्केट में बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी इंजीनियर के पास कोई स्किल है, ठीक है, तो उस स्किल को तो इंजीनियर की आप मार्केट में जाके नहीं बेच सकते। उस स्किल से वो कोई चीज अगर डेवलप करता है, ठीक है, कोई चीज अगर वो डेवलप करता है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है या कुछ भी चीज डेवलप करता है तो उसको आप बेच सकते हैं। तो दैट प्रोडक्ट विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय दैट इंजीनियर, दैट इज द सर्विसेज फ्रॉम हिज ह्यूमन कैपिटल, वो उसकी सर्विस है। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल कैपिटल जो है उसको, वो टेंजिबल है और उसको मार्केट में किसी भी अदर कमोडिटी की तरह बेचा जा सकता है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंटेंजिबल है और उसको अपने आप जो है वो मार्केट में नहीं बेचा जा सकता एज इट इज। उससे जो सर्विसेज निकल के आ सकती हैं उनको मार्केट में जो है वो बेचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर वेयर एज ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। तो इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो ओनर है उससे सेपरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल का आपको यूज करना है तो वहां पर जो उसका ओनर है उसको होना जरूरी है, उसके बिना आप ह्यूमन कैपिटल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिजिकल कैपिटल को आप यूज कर सकते हैं। जो ऊपर एग्जांपल दिया गया था कि बस का ओनर अगर वहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो है वो होना जरूरी है। तो ड्राइवर इज द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आगे देखिए, द टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डिफर इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस। ह्यूमन जो फिजिकल कैपिटल है is completely mobile between two countries except for some artificial trade restrictions। फिजिकल कैपिटल मतलब कोई सामान अगर है, कोई कमोडिटी है तो वो जो है कंट्रीज के बीच में मूव कर सकती है। ठीक है, अगर कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है
तो उसके बिना फिर वो मतलब उसके अलावा वो मूव कर सकती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकता। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी बिल्ट इवन थ्रू इंपोर्ट्स, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस in consonance with the nature of the society and economy and expenditure by the state and the individuals। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का जो फॉर्मेशन है वो आपको इन चीजों की वजह से करना पड़ेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के साथ और उनके साथ नेचर ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। जब तक ये चीजें नहीं की जाएंगी तब तक ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म नहीं होनी है। लेकिन फिजिकल कैपिटल को तो हम कहीं से भी इंपोर्ट करके भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट विद द टाइम। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी होगा, ऐसा नहीं है कि डेप्रिशिएट नहीं करेंगी, डेप्रिशिएट भी करेंगी, लेकिन जो नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा अंतर है उसमें। कैसे, देखिए किसी भी मशीन को अगर हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, तो मशीन क्या है, पहली बात तो मशीन है एज अ फिजिकल कैपिटल। अगर हम कंटिन्यूअस मशीन का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन होगा एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स द मशीन ऑब्सोलीट। या तो एक चीज यह है कि मशीन यूज करते करते खराब हो गई है, ठीक है, तो उसका क्या है कि जो रेट है वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। एक चीज तो ये हो सकती है, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित जो मशीन है वो फिर क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ह्यूमन कैपिटल की टर्म्स में बात करते हैं, उस केस में लेके बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन यहां पर भी होता है। और वो कैसे होता है, एज के साथ, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर एज जो है वो बढ़ रही है तो ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिशिएट तो हो रहा है, लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैसे, थ्रू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम उस व्यक्ति की हेल्थ का ध्यान रखें तो ह्यूमन कैपिटल को जो है डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा रिड्यूस या स्लो किया जा सकता है। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल टू कोप विद चेंज इन टेक्नोलॉजी विच इज नॉट द केस विद फिजिकल कैपिटल। तो इस तरीके का अगर हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज आ रहा है तो उसको से भी फिर निपटा जा सकता है, लेकिन फिजिकल कैपिटल के केस में ऐसा वैलिड नहीं है। आगे देखिए, नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल से जो बेनिफिट्स निकल के आएंगे और जो फिजिकल कैपिटल से बेनिफिट्स निकल के आएंगे वो भी अलग होंगे। कैसे, ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली दी ओनर बट ऑल्सो दी सोसाइटी इन जनरल। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि सिर्फ ओनर का ही फायदा नहीं करेगी, ओनर को ही बेनिफिट उससे नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे समाज को भी उससे फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट, क्योंकि सिर्फ इसमें जो व्यक्ति ओनर है सिर्फ उसी का फायदा नहीं हो रहा है बल्कि और लोगों का ही फायदा है, तो इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल बेनिफिट। जैसे कि देखिए, एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। तो इससे क्या है कि नेशन का भी फायदा होगा, सोसाइटी का भी फायदा होगा। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीजेस इन एंड एपिडेमिक्स। जैसे कि आजकल का केस चल रहा है, तो इसमें सीधी सी बात है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, अगर वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है, सैनिटेशन मेंटेन करता है, तो वो किसी भी कंटेजियस डिजीज को और एपिडेमिक्स को फैलने से रोक सकता है। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। प्राइवेट बेनिफिट्स तो उसको होंगे ही होंगे जो उसका ओनर है, लेकिन सोशल बेनिफिट्स भी इसमें होंगे। लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट को ही क्रिएट करता है। दैट इज बेनिफिट्स फ्रॉम द कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। यानी कि उसका फायदा, जो कैपिटल गुड्स है उसका फायदा केवल उसी को मिलेगा कि जो कैपिटल गुड्स से प्रोडक्ट बन रहा है, जो उसके को लिए पे करेगा, या फिर जो सर्विसेज अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके फिजिकल कैपिटल से जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए जो पे करेगा, सिर्फ उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा, औरों को उसका फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसका फायदा काफी सारे लोगों को जो है वो मिल सकता है, और वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात है। कैसे, क्योंकि देखिए जो एजुकेटेड पर्सन है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले सकता है और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसमें भाग ले सकता है। तो उससे क्या है कि आपको उसका फायदा लेने के लिए, यानी कि उस ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट जो है आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बिना किसी पैसे दिए के आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में बात की गई है कि अगर कोई मशीन है या कोई फिजिकल कैपिटल है, उससे कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या कोई सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपको उनका फायदा जो है केवल तभी मिल पाएगा जब आप उसके लिए पे करेंगे, अदरवाइज आपको उसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है,
तो चलिए आज इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 3 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छी बुक है ये। थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक इसमें चीजें सीखने को मिलेंगी, चीजें समझने को मिलेंगी। और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि क्लास 11th या 12th की बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए इकोनॉमी के लिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि क्लास 11th की जो ये बुक है जो हम कवर कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें एज सच आपको बहुत ज्यादा टर्म्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी तक भी नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो बुक है ये काफी एक अच्छी बुक है फॉर योर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट। आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात की थी पॉवर्टी को लेकर, तो अब अगर आपके पास मैं कहूंगा कि पॉवर्टी से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक आइडिया है कि पॉवर्टी क्या होती है, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है, इंडिया में पॉवर्टी की कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है। यही सारी चीजें आपको मिला के जो है अगर कोई आंसर आता है तो उसमें लिखनी है। बस आपको अपना जो आंसर है वो सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विद सम फैक्ट्स, विद सम डेटाज एंड ऑल दोज थिंग्स, बस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सीधे कोई बड़ी बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दें, मैं कहूंगा कि पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें कोई तकलीफ या आपत्ति नहीं है, लेकिन आई डोंट फाइंड इट दैट इज द राइट वे। पहले आपको चीजें जो है बेस से पता होनी चाहिए। वो बुक्स तो आप चाहे कोई भी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में इकोनॉमी के लेकर भी, तो वो आप कोई भी बुक्स चाहे तो उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका एज सच जो फायदा है, मैं कहूंगा कि सुपरफिशियल लेवल पर तो फायदा आप लोगों को हो सकता है, पर अगर आप एक ओवरऑल बेस बिल्डिंग वाली अप्रोच से अगर लेके चलें कि फाउंडेशन बिल्डिंग आप लोग अगर कर रहे हैं तो वो चीज फिर वहां पर नहीं हो पाएगी। और हमारा तो जो एक टैगलाइन है वही मैं कहूंगा कि फाउंडेशन टू एपेक्स है। हम हमेशा चीजों को फाउंडेशन से लेके चलते हैं। कभी भी हमने जो है सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर बातें कहीं भी नहीं की हैं। चाहे किसी भी कोर्स को आप हमारे देख लीजिए, कोई भी कोर्स, चाहे एनसीईआरटी के चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, चाहे ज्योग्राफी का कोई भी कोर्स चल रहा है, हम चीजों को बिल्कुल बेस से लेके चलते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया, ये सोच आपको कैसी लगी, इसके पीछे चीजें आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, प्लीज जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों में जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो पता लग सके इन सारी चीजों के बारे में, इस तरह के कोर्सेज के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का फायदा उठा सके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम 10 लोगों में जरूर शेयर करें। और बाकी अगर आप लोग कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और भी बाकी सभी लोग जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप लोगों के आजकल हम देख रहे हैं कि कमेंट्स वगैरह थोड़ा सा कम हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारी तरफ से रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हम रिप्लाई कर रहे हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता भी है कि मान लीजिए रिप्लाईज में 1-2 दिन का डिले हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर कमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर चीजों को मैनेज करना पड़ता है ना। ये सब आप लोगों को पता है कि ज्यादा हमारे पास मैन पावर उतनी ज्यादा नहीं है कि हम किसी डेडिकेटेड बंदे को बैठा के कमेंट्स के लिए ही रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, हम चीजें खुद सब मैनेज कर रहे हैं। तो कभी कभी अगर कमेंट्स में थोड़ा सा डिले हो जाए तो निराश मत होइएगा, कमेंट्स जरूर करते रहिए। आप लोगों की बातें हम तक पहुंचती हैं और एक एक कमेंट यहां पर पढ़े जाते हैं, इस बात को लेकर आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने मेल पे भी हमें कुछ सवाल पूछे थे, कुछ डाउट्स थे, तो उनके जवाब भी जो है मेल्स पे दे दिए गए हैं। आई होप उन लोगों को जवाब मिल गए होंगे। अगर वो संतुष्ट हैं जवाब से तो बहुत अच्छी बात है, बताइएगा उसको लेकर भी। और अगर कोई और डाउट भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। हर जगह आप लोगों के जो सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको चीज़ों के अपडेट्स मिलने लगेंगे। और बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है, दैट इज okul.co@gmail.com। काफ़ी सारे लोग वैसे इस ईमेल आईडी के थ्रू हमसे बात करने लगे हैं, चीज़ें पूछते हैं, बताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को दिन में एक कम्युनिटी टैब पर एक पोस्टर आया होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो उसमें यह है कि ओकुल आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर रहा है। आपको 50 से 100 वर्ड्स का एक राइटअप लिख के इसी ईमेल आईडी पे सबमिट करना है। ठीक है, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको हम अपनी वेबसाइट पे फीचर करेंगे, जो टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन होता है वहां पर। ठीक है, तो आप लोगों का जो नाम है वो हमेशा ओकुल की वेबसाइट पर, आपकी जो फोटो है वो हमेशा दिख सकती है।
आप वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको दिखा सकते हैं कि योर फोटो, योर टेस्टिमोनियल हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट, तो वो हम हमेशा के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए बना रहेगा। तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सकता है 50 से 100 वर्ड का राइटअप आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपको जेन्युइन सी चीज़ें लगती हैं उसको आप लिख के हमें दे दीजिए। लैंग्वेज वगैरह की प्रॉब्लम अगर किसी को लगती है कि लैंग्वेज वगैरह अच्छी नहीं लिख पाते हैं, ग्रामर अच्छी नहीं लिख पाते हैं, तो उसको लेकर परेशान मत होइए। सिर्फ आप अपना आइडिया हमें दे दीजिए, बाकी लैंग्वेज को मॉडिफाई जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक पासपोर्ट साइज की फोटो देने का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो फोटो के साथ ही फिर उसको आपका प्रॉपर नेम और फोटो और जो राइटअप है वो जरूर इस पे सबमिट कर दीजिए, इसी ईमेल आईडी पे, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।